गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी आप घर पे ठीक ठाक होंगे। मैं रोहित सर आज आपको द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर पढ़ाऊंगा। और आप सभी बच्चे और जो भी व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी लेक्चरर रोहित कुमार। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो सेल क्या होता है? इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहले तो ये पता होना चाहिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी के सभी क्या है, सिंगल यूनिट के बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल। तो इसलिए कहा जाता है कि जो बेसिक जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेल बोलते हैं। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल को डिस्कवर किया था। उसने कैसे डिस्कवर किया था वो आपको मैं बताता हूँ अभी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क क्या थी? नॉन लिविंग टिश्यू थी। कॉर्क क्या है? नॉन लिविंग टिश्यू है। द बार्क ऑफ ए ट्री, जो ट्री का जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, अगर हम बात करते हैं ट्रंक की, जो ट्री का ट्रंक होता है उसके चारों तरफ ब्लैक कलर की लेयर होती है, ब्लैक और ब्राउन कलर की लेयर, उसको हम कहते हैं कॉर्क। अच्छा, जब उसको उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जो रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का बनाया हुआ था, तो उसमें उनको हनी कॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर क्या है नजर आई। रॉबर्ट हुक शो ए लिटिल रूम इन द कॉर्क, द बार्क ऑफ ए ट्री रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ ए हनी कॉम्ब। सबसे पहले सेल वर्ड का जो यूज किया गया बायोलॉजी के अंदर, तो सेल बायोलॉजी बन गई। फिर जब हमने सेल को डिस्क्राइब किया, उसके पर्टिकुलर यूनिट्स के बारे में बताया, उसके अंदर क्या क्या हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सारी चीज़ें जब उसके अंदर एक्सप्लेन की गई तो उसको कहा गया सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी क्या है, डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। मतलब सेल बायोलॉजी क्या है कि सेल को स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर और उसके पर्टिकुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो हम उसको सेल बायोलॉजी कहते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आपको सन भी पूछा जाएगा, आपसे डेट तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ईयर ज़रूर पूछा जाता है कि वो चीज़ कब डिस्कवर की गई थी। तो सबसे पहले है डिस्कवरी ऑफ नॉन लिविंग सेल, जिसको कॉर्क कहते हैं। अब बात आती है नॉन लिविंग और लिविंग टिश्यू में, सेल में क्या डिफरेंस है? लिविंग वो है जो अपने पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, और नॉन लिविंग सेल क्या होते हैं? जो अपने पर्टिकुलर फंक्शन फॉलो नहीं करता। मतलब सेल डिवीजन नहीं होगा नॉन लिविंग में, ना ही वो कोई एक्टिविटी करेगा। लेकिन लिविंग सेल के अंदर क्या है? सेल डिवीजन भी होगा। तो ये डिस्कवर किसने किया था नॉन लिविंग सेल को? रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665। नोट कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से इसको याद करना है आपको। फिर आपसे पूछा जा सकता है डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। तो लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया? सबसे पहले पॉन्ड वाटर के अंदर देखा, एल्गी वगैरह देखिए, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक इन 1674 में सबसे पहले लिविंग सेल को देखा गया था। आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि भाई सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? एंटोन वॉन लीवेनहॉक इन 1674। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल रॉबर्ट ब्राउन ने की थी इन 1831। उन्होंने क्या देखा? हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर तो देख लिया था रॉबर्ट हुक ने। जैसे ही इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो छोटे छोटे डॉट्स नजर आए, एक एक डॉट नजर आया हर सेल के बीच में। जैसे जितनी भी सेल, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताऊँ तो इस प्रकार से उन्होंने क्या देखा कि हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर तो था, हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर तो था, लेकिन बीच में क्या था? ऐसे छोटे छोटे डॉट्स नजर आए। ये जो ब्लैक डॉट्स आपको बना के दिखाया मैंने, ये छोटे छोटे क्या हैं? डॉट्स उसको नजर आए थे। उसको क्या बोला उन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नाम दिया गया रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इन 1835। डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कई स्टूडेंट के वर्ड में ये आएगी बात कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इससे वाकिफ़ नहीं रहते हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा वर्ड यूज़ नहीं होता है। लेकिन फिर भी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, हु डिस्कवर्ड इट।
तो पुरकिंजे एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। एक फ्लूइड पार्ट होता है बच्चों, सेल के अंदर एक फ्लूइड पार्ट होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सेल के अंदर जो जेली सब्सटेंस होता है उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो जेली सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दोनों को टुगेदर हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आता है बच्चों सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी किसने दी थी? सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सेल थ्योरी फर्स्ट गिवन बाय, सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी थी? स्क्लेडन ने 1839 में। और फिर सचवान आए थे स्क्लेडन ने दी थी 1838 और सचवान ने दी थी 1839 में। इन दोनों के सेल थ्योरी को मर्ज कर दिया गया था और फिर इसको आगे प्रपोज किया गया था, बताया गया था कि सेल थ्योरी के अंदर हमने क्या क्या लिखा है। 1 साल का वक्त लग गया था इनको। तो इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं हमारी यूनिवर्स में, वो सभी के सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं। मतलब हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो सभी सेल से बने हुए हैं। रीस्ट्रक्चर ऑफ सेल थ्योरी, फिर जब सेल थ्योरी दी गई तो उसके बाद क्या है कि कुछ साइंटिस्ट को लगा कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो सभी को पेटेंट चाहिए, उनको भी अपना हक चाहिए। तो रीस्ट्रक्चर किया गया, सेल थ्योरी को दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया गया डिस्कवर करने के बाद। तो रुडोल्फ विर्चो इन 1885 में सजेस्ट किया उन्होंने कि जितनी भी जो सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के द्वारा ही बनती हैं। इट मीन्स कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, उसके अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो क्या करती हैं, सेल डिवीज़न करती हैं। तो उनका कहने का मतलब था कि जो नई सेल आई है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के कारण ही आई है। ये रुडोल्फ विर्चो ने बात कही थी अपनी। फिर क्या हुआ, फिर मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि इन्वेंशन होते चले गए माइक्रोस्कोप के, और डिस्कवरी होती चली गई, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के बहुत ज़्यादा चलन चल गया उस समय। तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के दौरान जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब किया गया तो 2 ऑर्गेनिजम्स में डिस्क्राइब किया गया उसको, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर सभी बच्चों को मालूम है, जिनके पास सिंगल सेल होती है, और मल्टीसेलुलर क्या होती है, जिनके पास मोर देन 1 सेल होती है, उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ऐसे बात नहीं चलेगा, अभी हम डिफरेंस आपको बता देते हैं कि मेजर डिफरेंस क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ मैं, आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे रिप्रेजेंट बाय ए सिंगल सेल, ये रिप्रेजेंट होती हैं केवल सिंगल सेल के द्वारा। और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, मोर देन 1 सेल्स हम बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट अगर मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि ऑल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल, जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी सेल के अंदर ही परफॉर्म होगी, एक ही सेल के अंदर परफॉर्म होगी। लेकिन जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जितनी भी सेल की जो सिंगल जो सेल की जो है जो एक्टिविटी है, सिंगल सेल परफॉर्म्स 1 और 5 एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बहुत कम एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, 1 या 2 एक्टिविटी ही हमारी बॉडी में जो सेल है वो कर पाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स और टिश्यूज़ प्रेजेंट है जिनका पर्टिकुलर अपना फंक्शन होता है। ये बात सभी को याद रखनी है। थर्ड है नो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, यहाँ पर सेल डिवाइड मतलब एक सेल से 2 सेल नहीं बनेंगी, अगर एक सेल से 2 सेल बनेंगी तो वो क्या कहलाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर कहलाएगा। ये केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो क्या करता है, सिंगल सेल को कंज्यूम कर लेता है। मतलब एक सेल से 2 सेल बन जाएंगी, लेकिन वो क्या हुआ, रिप्रोड्यूस हुआ, वो सेल क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो कुछ सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनको हम क्या कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं, जो केवल रिप्रोडक्शन के अंदर अपना योगदान देते हैं। जैसे जर्म सेल कौन कौन से, मेल और फीमेल की अगर बात करते हैं एनिमल्स की, तो मेल में क्या है, टेस्टिस, और फीमेल में क्या है, ओवरी है। तो ये क्या है, जर्म सेल्स हैं बच्चों, जो रिप्रोडक्शन में क्या है, अपना योगदान देते हैं। अदर सेल्स जैसे कि सोमेटिक सेल की बात करते हैं, हमारी बॉडी में जर्म सेल्स को छोड़ के बाकी जितने भी सेल्स हैं उनको सोमेटिक सेल के नाम से जाना जाता है।
इट मीन्स कि वहाँ पर उनके पास एबिलिटी नहीं होती है कि एक नया ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, वो प्रोड्यूस कर सके, इसलिए उसको सोमैटिक सेल के नाम से जानते हैं। तो वो एज इट इज़ रहेंगे, उनमें कोई प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। 5वां पॉइंट देखिए, जो लाइफ स्पैन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का वो बहुत ही छोटा होता है, वेरी शॉर्ट, कुछ समय तक ही रहता है। लेकिन जो लाइफ स्पैन हम देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो क्या होता है, लॉन्ग होता है, लंबा होता है। कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चलते हैं, जैसे अमीबा, क्लमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी के सभी सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, इसलिए इनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और वहीं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फंगी, प्लांट, एनिमल्स, तो ये सारे के सारे क्या हैं, मोर देन वन सेल से क्या है बने हुए होते हैं, इसलिए इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी के अंदर रखा गया। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। होपफुली आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना ना भूलें। और सेकंड बात यह है कि जो बच्चे जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि रेगुलर जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी और अपने नोटबुक्स में आप नोट करते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपसे यही कामना करूँगा। जय हिंद, जय भारत।